गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अहमद सिंह, आप देख रहे हैं वॉर स्पेशल बुलेटिन इंडिया न्यूज पर। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करने जा रहे हैं। जी हां, खामनेई की मौत पर जश्न और मातम का माहौल, दोनों तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। ईरान के कई शहरों में खामनेई की मौत पर जश्न भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर लोग मातम पुरसी में मुफ्तला हैं, शामिल हैं। मस्जिदों में बहुत सारे लोग खामनेई के जो समर्थक थे वो रोते बिलखते और तकलीफ में दिखाई दिए। वहीं ईरान में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर खामनेई की मौत के बाद लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं। तेहरान, इस्फहान, मशहद, श्रीनगर, लखनऊ और जयपुर, ये अलग अलग भारत की तस्वीरें भी 3 हैं और वहां से तस्वीरें भी आई जहां पर लोग दुखी हैं, मातम पुरसी कर रहे हैं। लोग मस्जिदों में गए हैं, झंडे लेकर विरोध जता रहे हैं। खामनेई की मौत को लेकर इजराइल अमेरिका को लगातार अपशब्द कह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। और मौत के बाद अब जश्न की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ईरान में सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। कनाडा में भी जंग का डांस हुआ, इजराइल में खुशियां मनाई जा रही हैं। लंदन में भी लोग नाच रहे हैं कि अयतुल्ला खामनेई नहीं रहे, वो अमेरिकी इजराइल ज्वाइंट रिटेलिएशन में मारे गए हैं। तो कहीं खुशी है और कहीं गम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त ईरान से बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, ईरान से लगातार बड़ी खबर आ रही है, जो हम आपको इंडिया न्यूज़ पर अपने दर्शकों को वॉर से जुड़ी खबरें लगातार बता और समझा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अपडेट लगातार आ रहा है। बड़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि आप घुटने टेक दीजिए, जंग बंद करिए, नहीं तो और खतरनाक हमला होगा। मुश्तबा खामनेई अब सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके पिता की मौत के बाद। इसके अलावा इजराइल अभी भी लगातार हमला कर रहा है। कुल 9 खाड़ी देशों में ईरान ने रिटेलिएशन किया है। इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, जॉर्डन, कुवैत, कतर, इन इलाकों में हमले हुए हैं। बहरीन और अबू धाबी के एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल जो है दुबई में, वहां पर भी हमले हुए हैं। बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया एहतियातन। और ऐसे बहुत सारे अपडेट लगातार जंग के मैदान से आ रहे हैं। लेकिन वॉर सिनेरियो समझने के लिए आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। लेकिन आप घर पर बैठे हुए हैं, आप ग्राउंड पर नहीं जा सकते, तो हम आपके लिए डिटेल लेकर आएंगे। आप समझिए कि ईरान में हो रहे डेवलपमेंट से भारत का क्या ताल्लुक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से इस मुतल्लिक बातचीत की है और उन्हें सहानुभूति दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से धमाके की खबरें आ रही हैं। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज पर वापस लौटते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से धमाके सुने गए हैं। तेहरान में फिर इजराइल ने अटैक किया है। इजराइल ने तेहरान में फिर मिसाइलें दागी हैं। तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। अभी जो अपडेट था उसके मुताबिक 1200 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल इजराइल और अमेरिका ने दागे हैं ईरान पर। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, हमलों का एक और दौर वहां पर शुरू हो चुका है। यानी कल सुबह 8 बजे से लगातार अटैक्स हो रहे हैं और अमेरिका लगातार रिटेलिएट कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। आज कहां कहां अटैक हुए हैं, क्योंकि ब्रेकिंग आई है कि वहां पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन कहां कहां अटैक हुए हैं ये आपको मैप के जरिए हम बताने जा रहे हैं। पहले ब्रेकिंग दिखाई आपको, अब ग्राउंड पर लेकर आपको चलेंगे और डिटेल बताएंगे कहां कहां पर अटैक हुए हैं। ईरान की बात करें तो तेहरान, खुर्रमाबाद, कौम और इस्फहान, ये चारों जो इलाके हैं यहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, इसलिए यहां पर अटैक हुए हैं। इजराइल की बात करें, हाइफा, तेल अवीव और गैलीली, ये उत्तरी इजराइल का इलाका है और उत्तरी इजराइल में हाइफा, तेल अवीव, न्योतव्योत, एश्कोलॉन, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पड़ता है। बाकी 3 लोकेशंस और मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर 2 लोकेशंस और जहां पर हमले हुए। तो ये अटैक का ग्रिड आपके लिए हम लेकर आए हैं दर्शकों। ये देखिए कि ईरान में यहां भी ताजा अटैक हुए हैं, इजराइल में ताजा अटैक यहां पर हुए हैं और मैप के जरिए भी हम आपको ये डिटेल बताने और समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले मैप पर आते हैं, अब आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और ईरान अब किस हालत में जा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत मुमकिन है कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका लेकर जाए। मैं ठीक पैचित ग्रुप पे आपने एक मैप देखा, अब देखिए, अब वॉर सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूं। इजराइल और ईरान के बीच की जो एरियल डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर का है और हाइपरसोनिक मिसाइल जब फायर होती हैं तो वो 7 से 8 मिनट का वक्त लेती हैं। ईरान से अगर कोई रॉकेट दागा जाता है तो वो इजराइल पहुंचने में 7 से 8 मिनट का वक्त लेता है। अगर खुर्रम शहर दागी गई, अगर बद्र दागी गई, अल फतह दागी गई, तो क्योंकि वो सुपरसोनिक होनी चाहिए, क्रूज होनी चाहिए, तभी वो 7 मिनट के अंदर पहुंचेंगी। और समझिए अमेरिका ने अपने वॉरशिप कहां कहां लगा रखे हैं इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए। देखिए यहां पे अमेरिकन वॉरशिप्स हैं। ये ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसे हिंदी में फारस की खाड़ी कहते हैं। यहां पर वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं। यहां से अगर ईरान से रॉकेट मिसाइल फायर होती है तो यहां पर जो इंटरसेप्टर्स अमेरिका के लगे हैं, जो थर्ड उनका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, वो यहां से उनको रोकेगा और यहां से इंटरसेप्ट करेगा। पीसीआर प्लीज पहले मैप पर आइए, पहले मैप पर आइए। तो
आपको हम जो दिखा रहे थे पहला मैप, यानी ईरान और इजराइल के बीच की दूरी। तो यहां से अगर कोई रॉकेट फायर होता है तो यहां पर इंटरसेप्टर्स लगे हैं, वो उनको यहां बीच में मारेंगे। इसके अलावा इजराइल में पूरा आयरन डोम लगा हुआ है, तो ये जो मिसाइलें आ रही है, क्योंकि 90% एक्यूरेसी है, इस वजह से करीब 10% रॉकेट तो टच डाउन हुए हैं। इसलिए जो उत्तरी इजराइल में हाइफा, तेल अवीव, गैलिली, न्योत व्योत, वेस्ट बैंक, यरूशलेम में जो हमले हुए इसीलिए हुए। अगले मैप पर आते हैं। इजराइल ईरान की दूरी देख ली, अब अमेरिका और ईरान की दूरी आपको दिखाते हैं। देखिए एरियल डिस्टेंस 11,000 किलोमीटर का है, मतलब ईरान से कोई रॉकेट फायर होगा तो उसको 11,000 किलोमीटर ट्रैवल कर कर यहां पर पहुंचना होगा। और अभी तक ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइल नहीं है जो 11,000 किलोमीटर का ट्रैवल कर कर अमेरिका को वहां पर मार सके। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा किसको हो रहा है? इजराइल। ईरान यहां पर है, इजराइल यहां पर है, तो इजराइल बहुत करीब है ईरान के, इसलिए उसको खतरा है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, तो अमेरिका को ईरान छू भी नहीं सकता। और अमेरिका यहां से ट्रैवल कर कर यहां उसके ट्रूप्स और उसके वॉरशिप्स यहां पर पहुंचे। जरा सोचिए कि उतनी दूर से ट्रैवल कर कर, पूरा इलाका ट्रैवल कर कर यहां पहुंचा है अमेरिका अपने वॉरशिप और अपने फ्रिगेट्स को लेकर। तो यहां पर अटैक हो रहा है। यहां पर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये फारस की खाड़ी है, यहीं पर सारे डिप्लॉयड हैं, चाहे उनके डिस्ट्रॉयर्स हो, चाहे उनके वॉरशिप्स हो, चाहे उनके हॉवरक्राफ्ट्स हो। तो यहां पर ईरान से हमला हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, ये वाला इलाका, यानी अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका बहुत सुरक्षित है, ईरान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहां पर सोचिए, इतनी दूरी ट्रैवल कर कर यहां पर अमेरिकी वॉरशिप पहुंचे हैं, अब यहां पर वो ईरान को मार रहे हैं। इस मैप के जरिए आप समझिएगा कि अमेरिका ईरान की जद से, पहुंच से बहुत बाहर है, बहुत दूर है, लेकिन इजराइल पर खतरा था और इसीलिए इजराइल बार बार यह चाह रहा था कि अमेरिका वक्त रहते जल्द से हमला करे। लेकिन अगले मैप की तरफ आते हैं, आपको अगले मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी क्या डिटेल है, आपको बताने जा रहे हैं। एक मैप और आपको दिखा रहे हैं, वहां पर आपको हम समझाएंगे कि बाकी अभी वॉर कितना एस्केलेट होने जा रहा है। अब देखिए वर्ल्ड मैप पे हम आ गए। वर्ल्ड मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे प्रोड्यूसर दीपक ने ये आपको दिया है, तो आप देखिए कि यहां पर क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। वॉर सिनेरियो आप समझिए, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है, उसकी वजह यह है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये तमाम बड़े मुल्क आपको दिखाई देंगे। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है जिसको एशियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये वाला पूरा इलाका, ये खित्ता जो है, दिस इज एशियन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड। यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां से लेके मिडिल ईस्ट का इलाका छोड़ दे, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, जहां पर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ग्रीनलैंड, कनाडा, रशिया, ऊपर चीन यहां पर है। तो ये जो लड़ाई है, अब गुटबाजी अगर शुरू हो जाती है तो ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो चाह रहे थे कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंग शुरू हो जाएगी तो अब गुटबाजी शुरू होगी। चीन, रशिया ईरान को सपोर्ट करेंगे, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, इजराइल और जितने नेटो कंट्रीज हैं वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए ये अब मामला बहुत खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि खामनेई की मौत के बाद थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स का, जानकारों का, उनके जरिए हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से अब ये जंग यहां से एस्केलेट होगी, कितनी लंबी ये जंग चलेगी, समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ हैं सर, वेलकम टू द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालकर हमारे लिए आए। जय हिंद सर। सबसे पहला सवाल दिनेश सर मैं आपसे पूछूंगा कि खामनेई साहब नहीं रहे, जितना यूफोरिया भोकाल क्रिएट करना था ईरान को या मिडिल ईस्ट को या दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ पैनल पे बैठते थे स्टूडियो में, कहते थे अमित अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि उनके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, सुपरसोनिक है, अल फतह है, खुर्रम है, दुनिया भर की बातें वो करते थे और वो कहते थे ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव बनाएंगे कि ईरान झुक जाए। लेकिन मैंने उनसे सर एक बात कही थी कि जो तैयारी है ये झुकाने वाली तैयारी तो नहीं लग रही है अमेरिका की। आपका पहला रिएक्शन सर, ये जंग कितने दिन चलेगी अब खामनेई की मौत के बाद? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। थर्सडे तक जो है आपका जेनेवा के अंदर जो है ईरान और अमेरिका की आपस के अंदर नेगोशिएशन हो रही है और नेगोशिएशन का अभी कोई एस्पेक्ट निकल के नहीं आता है और ऑल ऑफ ए सडन जो है आप ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके बाद आप एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं कि हमने जो है प्रीएम्प्टिव अटैक किया क्योंकि हमें लग रहा था कि ईरान हमारे ऊपर जो है हमला कर सकता है। ये इजराइल ने कहा और इसी तंज के ऊपर जो है अमेरिका ने कहा। अब बात आ जाती है, देखिए साहब, ईरान के बारे में, जैसा कि आपने बताया था, जब बाकी लोग का मानना था, ईरान जो है वो एक वेंजुला जैसा कंट्री नहीं है कि जहां पे आप अपना लाइटनिंग अटैक करेंगे और आप अपने आप को वहां से उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके ले आएंगे। ये ईरान है। ईरान के अंदर जो विल पावर है और जो पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि पिछले
1979 के बाद जो है वो हमेशा से जो है अमेरिका के अगेंस्ट मुखर रहा है, और उसने किसी भी हालत में अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके हैं और ना सरेंडर किया था। हाँ, इस बार जो थर्सडे को जो जिनेवा के अंदर इनके आपस के अंदर नेगोशिएशन हो रही थी, उसके अंदर जो है ईरान राजी हो गया था अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए, वो राजी हो गया था। और अमेरिका चाहता था कि इन ये जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा का इनका रेंज ना हो। और इसके लिए अभी बातचीत चल रही थी कि अचानक ही बीच के अंदर इजराइल जो है वो कूद पड़ता है और वो कहता है कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है उसकी रेंज जो है 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे खतरा था कि अगर 1000 से ज्यादा होती है या 2000 उसकी रेंज है, मिसाइल की रेंज, तो वो इसराइल को आने वाले दिनों में एक प्रकार से खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन ईरान के लिए अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बिल्कुल अबंडन करना, ये उसके सिक्योरिटी के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा थ्रेट था। अब देखिए, नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, जो अमेरिका नैरेटिव बना रहा है कि हमने अपना पॉलिटिकल एम था, हमने अपने ईरान के लोगों को, इससे वो अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए और इस गवर्नमेंट को जो है चेंज कीजिए। ये एक राइट सर। प्रकार की जो अपील जो की जा रही है उसका कोई खास अफेक्ट नहीं है। और आपने देख लिया है कि खुमनई साहब की मृत्यु के बाद किस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, ना कि ईरान ही क्या है, इराक से देखिए, इराक के जो शिया लोग हैं, जहाँ जो सपोर्टर हैं ईरान के, उन्होंने जो है अमेरिका के एयरबेस के ऊपर हमला किया। और इसके ऑल साथ राइट साथ सर। जो है सर। ईरान ने जो है अपनी विल पावर दिखाई है और उन्होंने रिटेलिएटरी एक्शन किया है। और रिटेलिएटरी एक्शन करने से पहले जो है उनके विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट के जितने भी उनके काउंटर पार्ट है उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के नियमों के। ऑल राइट सर। ऑल राइट सर। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। कर्नल साहब, मेजर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। मेरा सवाल ये था कर्नल साहब से कि खामने वहां पर मारे गए हैं, तो जब लीडर मर जाता है, और ये सबको सूत्र बता रहा है, हालांकि सोर्सेज ये कंफर्म है कि मुश्तबा भी ईरान में नहीं है इस वक्त, इस समय मुश्तबा ईरान में नहीं है, वो ईरान से बाहर है। हालांकि सर्वोच्च लीडर उन्हें नियुक्त किया गया पिता की मौत के बाद। यहां से सर वॉर सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? ईरान कितने दिन तक इस जंग में मुफ्तला रहेगा, शामिल रहेगा? क्योंकि जब लीडर मर जाता है तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है। क्या ये जंग अभी आपको लंबी खिंचती दिख रही है, 10-15 दिन से ज्यादा ऊपर जाने वाली है, या आपको लगता है ईरान जल्द सरेंडर करने वाला है 10-15-20 दिन के अंदर? मेजर साहब। जी देखिए, अगर ईरान को सरेंडर करना होता तो ईरान कब का बहुत पहले सरेंडर कर चुका होता और ये नौबत नहीं आती। राइट सर। यहाँ पर उनके जो सुप्रीमो है अयतुल्ला अली खोमेनी साहब को जब मार के उसके बाद उनके बेटे जो सुप्रीमो हुए हैं वो सरेंडर करेंगे कि कभी नहीं, कतई नहीं करेंगे। उन्होंने खुद देखा है कि उनके फादर जब खुद वो शहीद हो गए थे, वो उनको शहादत प्राप्त हुई, वो मर गए थे वहां पे लड़ते लड़ते, लेकिन वो उनको मालूम था कि ऐसा होने वाला है। देखिए मैं आपको ये बता दूं अमित भाई, अमेरिका ने ना 100 से अधिक राष्ट्रों पे अब तक मिलिट्री एक्शन करा है, लेकिन अब तक किसी की मजाल नहीं हुई कि चू भी कर सके अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के पास शक्ति है, डॉलर है, पैसा है, इतनी बड़ी सुपर पावर है, ग्लोबल पावर है। तो किसी अमेरिका का, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट माडुरो को जब किडनैप किया था, अगवा किया था, उसी टाइम पे मैंने कह दिया था कि ये एक शुरुआत है अमेरिकन एम्पायर के अंत की। उनका डाउनफॉल यहां से शुरू हो गया। एक आप कैसे एक सोवरेन राष्ट्र के राष्ट्रपति को रातों रात आप अगवा करके ले आ सकते हो? अमेरिका ने कई राष्ट्रों में मिलिट्री एक्शन करके कई राष्ट्रों में रिजीम चेंज किया है। कुछ तरह के तालिबान का हुआ 2001 में, या उन्होंने चिली में किया था, उन्होंने क्यूबा में किया था, उन्होंने बहुत से, मतलब मैं गिना सकता हूं आपको, अनगिनत हैं। कुछ एक राष्ट्र में आपको एक बार बस 2 मिनट का अनइंटरप्टेड मौका देगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ के आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ये बताऊं इसके बारे में कि मिलिट्री राज जो है अमेरिका का मिलिट्री ऑक्यूपेशन, जैसे कि फिलीपींस में 1898 से 1946 इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी में, जो कि पहला मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, और बाद में वो इंसुलर ठीक है मेजर गवर्नमेंट। साहब,
स्टे विथ मी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं ले लूं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं आपके पास आता हूं मेजर साहब। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान के बड़े धार्मिक नेता की हत्या की गई। खामनेई की हत्या मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है, ये बात पेजेश्कियन ने कही है। जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का अधिकार है। तो देखिए, खामनेई साहब की मौत के बाद अब पेजेश्कियन साहब भी ज्यादा एक्टिव और मुखर होकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी जिसकी है उसे सजा मिलेगी। मेजर साहब, अब जिस बात का हम जिक्र आप कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि अगर सरेंडर करना होता तो पहले कर देते, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहां से और ज्यादा एस्केलेशन होगा, ये जंग और भीषण होगी, क्योंकि जब आपको ये मोटिव मिल जाता है कि भाई आपको खत्म होना है या खत्म करना है, तो फिर जंग रुकती नहीं है। मेजर साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अगर सरेंडर करना होता तो ये पहले सरेंडर कर चुके होते, और अब से शायद हो सकता है अगर ये और थोड़ा और दबाव डालते ईरान के ऊपर, क्या पता, कुछ पता नहीं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन अब तो नामुमकिन है। अब तो सरेंडर ईरान की तरफ से, मैं क्या कुछ भी कर ले, क्योंकि ईरान को अभी जो खोना था खो चुके हैं। अब कुछ उनमें डर नहीं है कुछ खोने का। अब वो बस, अब जैसे कि सुसाइड बॉम्बर होता है ना, वो मरने ही आता है, उसको मालूम है अब मरने से पहले मैं जितने भी लोगों को तबाह कर सकूं मैं कर लूं। ईरान की अब वो मेंटालिटी हो जाएगी। अभी मैं अब आपको गिना रहा था कि जो मिलिट्री रूल के ऊपर जो अमेरिका ने, कुछ देश है जैसे कि क्यूबा, वो 1898 से लेके 1902 वो के प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म करी थी वहां पर, जो कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो स्पेन ने क्रिएट किया था क्यूबा और अमेरिका के साथ। प्यूर्टो रिको 1898 से लेके आज तक वो है, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है उनकी, जिसमें शुरुआत में मिलिट्री गवर्नेंस से शुरुआत की थी और बाद में उन्हें इस्टेब्लिश किया एक सिविल गवर्नमेंट अंडर फोरेकर एक्ट, एक एक्ट जारी की थी। फिर पैनामा कैनाल जोन 1903 से लेके 1979, जहां पे कंसेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ पैनामा, जो कि पहली एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर इस्तिमिल कैनाल कमीशन, एक प्रॉपर कमीशन बिठाई थी, और बाद में गवर्नरशिप उसकी हुई, अवार्ड किया वो पैनामा कैनाल जोन ने। हैती 1915 से लेकर 1934 मिलिट्री ऑक्यूपेशन था उसका, वो ऑक्यूपाई किया कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमेरिका के स्टेबलाइजेशन ऑफ हैती और पार्ट ऑफ ब्राना वारिस। ठीक है। और फिर डोमिनिकन रिपब्लिक उन्होंने 1916 से लेकर 1924 जाके प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नमेंट थी, ऑक्यूपाई किया था सेक ऑफ डेप्थ रिपेमेंट के, यूरोपियन क्रेडिटर्स के भाई पैसे उधार लेते थे, इसके लिए। निकारागुआ 1912 से लेकर 1933 मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपाई हुआ था वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के मोर से, और प्रिवेंशन हुआ था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द निकारागुआ कैनाल, जो कि ब्राना वॉर्स कहलाता है एक तरीके से। ठीक है मेजर साहब, मैं आपके पास आता हूं, आप बहुत क्रूशियल जानकारी दे रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट। जापान का मेनलैंड 1945 से लेकर 1952 मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ट्रीटी, जो सैन फ्रांसिस्को की ट्रीटी साइन हुई थी, तब जापान के अंदर मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं है, मैं चाहता हूं कर्नल साहब का भी रिएक्शन ले लूं। माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। नहीं कोई बात। कर्नल साहब, अभी जो सिचुएशन है, जैसा कि मेजर साहब भी बता रहे हैं कि अब ईरान को करो या मरो की स्थिति में ईरान है, और अमेरिका ने भी सर कहा है कि अगर ईरान नहीं सरेंडर करता है तो हमले और ज़्यादा होंगे। 1200-1400 मिसाइलें दाग चुके हैं दोनों मुल्क मिलकर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, बंदर अब्बास का जो इलाका है, वहाँ पर भी लगातार अमेरिका अटैक कर रहा था कि वो रास्ता बंद न करने पाए ईरान। अब वॉर एस्केलेशन सर आप देख ही रहे हैं, क्या अमेरिका अपना मनपसंद पिट्ठू वहाँ बिठाएगा, या मुश्तबा को आप देख रहे हैं कि मुश्तबा फिर से पावर रिटेन करेंगे? देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि हर एक देश की अपनी असमत होती है, अपनी इज्जत होती है। बात करते हैं ईरान की। ईरान ने ऑलरेडी जो है अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने फारस की खाड़ी या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको जो है बैन कर दिया अमेरिकन शिप्स के लिए या बाकी अदर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। अगर इसको इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं ईरानियन, तो उसके बाद जो है बाकी वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि आगे क्या होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि किसी भी देश को अगर आपने सरेंडर करवाना है तो आप एयर अटैक और मिसाइल्स के अटैक के साथ जो है आप उसकी विल पावर को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर जो है कोलेटरल डैमेजेस कर सकते हैं। पूरी तरह से किसी कंट्री को, जो आर्म्ड फोर्सेस को सरेंडर करने के लिए आपको अपनी
फुट सोल्जर जो है, जो आपके अपने Foots on सिपाही ground, हैं, sir. हाँ, सोल्जर हैं, full उनको servant. अटैक के लिए अंदर भेजना पड़ेगा ताकि वो इलाके को पूरी तरह से कैप्चर करे और अपने कंट्रोल में लाएं। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो है ना, अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो अपने फुट सोल्जरों को भेजे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए, और ना ही इजराइल भेज सकता है। एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसका एक पिट्ठू जो है, जिसको पिछले 3-4 महीने से जो है डोनाल्ड ट्रंप काफी खाने पे बुला रहा है और उसको बड़ी तारीफें